पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 240 में जो देखते हैं तो इसमें हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक कौन है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक कौन है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि अनुकंपी तंतु से नोर एड्रीनैलिन हृदय में मुक्त होती है। जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? धड़कन क्यों बढ़ती है हमारे उत्तेजना पर? तो क्योंकि अनुकंपी तंतु से, ठीक, नोर एड्रीनैलिन हृदय में मुक्त होती है। अनुकंपी तंतु से नोर एड्रीनैलिन हृदय में मुक्त होती है। इनमें से कौन सा पदार्थ अवरोधी न्यूरोह्यूमर है? अवरोधी न्यूरोह्यूमर कौन सा है? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अवरोधी न्यूरोह्यूमर है। प्रवर्ती चाप है, क्या है? प्रवर्ती चाप है संवेदांग, मेरुरज, अपवाहक अंग। क्योंकि कोई होता तो संवेदांग अंग को सूचना मिलती है, फिर वो मेरुरज को देती है, फिर वो अपवाहक अंग तक सूचना जाती है। ठीक है, तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कलाओं में किनकी पारगम्यता बढ़ाने से होता है? तो सोडियम आयन की। ठीक है, तंत्रिका तंतु में आयोग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में किनकी पारगम्यता बढ़ने से होता है? तो सोडियम आयन की पारगम्यता बढ़ने से होता है। स्टेलकोलिन, ठीक है, स्टेलकोलिन का स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं कौन सी है? न्यूरॉन्स। ठीक है, स्टेलकोलिन का स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं न्यूरॉन्स हैं। ठीक है, क्या है? न्यूरॉन्स हैं। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? मेलानिन। अगर पूछे मानव त्वचा के रंग का जिम्मेदार कौन तत्व है, कौन सा एंजाइम या कुछ पूछे, तो वो कौन सा है? मेलानिन है, मेलानिन। उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें क्या होते हैं? रेटिना में केवल सलकाएँ होती हैं। इनकी रेटिना में केवल सलकाएँ होती हैं। ठीक है, ये सलकाएँ जो है रात में देखने के लिए उनको सक्षम बनाती हैं सलकाएँ। रात्रि के मंद प्रकाश में दृष्टि संवेदना का काम किसके द्वारा होता है? तो ये जो उल्लू के हैं सलकाओं के द्वारा। किसके द्वारा? सलकाओं के द्वारा। रतौंधी किस कारण होती है? तो रेडोप्सिन की कमी के कारण। रेडोप्सिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण रतौंधी हो जाती है। ठीक है, शरीर संतुलन में संबंधित संवेदनांग होते हैं अंतःकरण। शरीर संतुलन में संबंधित संवेदांग होते हैं। कौन है वो? अंतःकरण है जो संवेदांग होते हैं। ठीक है, संतुलन से संबंधित हैं अंतःकरण। फिर अगला क्वेश्चन है जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? घ्राण संवेदना से। जैकोब्सन अंगों का संबंध होता है घ्राण संवेदना से। घ्राण संवेदना से। वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष क्या होता है? प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो वृद्धावस्था में नेत्र दोष होता है उसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बोलते हैं उसको, प्रेसबायोपिया। किस व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य किस कारण होता है? किसी भी व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य किसके कारण होता है? नेत्र गोलकों में तरल के अत्यधिक दबाव के कारण। ठीक है, नेत्र गोलकों में अत्यधिक जो नेत्र गोलकों में जो तरल होता है उसमें अत्यधिक दबाव हो जाता है, उसके कारण दृष्टि वैमनस्य का रोग हो जाता है। स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित रहती है? तो एपिडोस ऊतक के रूप में। जो स्तनधारी लोग होते हैं उनकी त्वचा के नीचे वसा संचित हो जाती है, वो किस रूप में होती है? एपिडोस ऊतक के रूप में। स्तनियों में सींग, नख तथा खुर क्या है? ये त्वचा की स्ट्रेटम कोर्नियम से, ठीक है, बने होते हैं ना। स्तनियों में सींग जो है, नख है, खुर है, ये कैसे बने होते हैं? ये त्वचा की स्ट्रेटम कोर्नियम से बने होते हैं। त्वचा की स्ट्रेटम कोर्नियम से बने होते हैं। जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे ज्ञान कराती हैं? तो पासर भाग पर। जीभ के पासर भाग पे जो है हमें खट्टे का ज्ञान होता है। जीभ के पासर भाग पे खट्टे का ज्ञान होता है। ठीक है, नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग क्या है? पुतली। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग क्या है? पुतली होता है। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग पुतली होता है। आंतरिक कण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका क्या है? यूस्ट्रेकी नलिका। ठीक है, आंतरिक कण और मुख गुहा को जोड़ने वाली जो नलिका है वो क्या है? यूस्ट्रेकी नलिका। यूस्ट्रेकी नलिका। हर्पीज रोग किस कारक द्वारा फैलता है? वायरस के कारण। हर्पीज रोग जो है वायरस के कारण होता है। आर्टिकेरिया रोग शरीर में किस भाग को प्रभावित करता है? आर्टिकेरिया रोग शरीर के त्वचा को भाग को प्रभावित करता है। आर्टिकेरिया रोग त्वचा को प्रभावित करता है। बाल, नख, त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है? तो केराटिन प्रोटीन। बाल, नख, त्वचा में कौन सी प्रोटीन होती है? केराटिन प्रोटीन होती है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 36.5 सेंटीग्रेड। मनुष्य का सामान्य ताप 36.5 सेंटीग्रेड होता है। मोतियाबिंदु नामक नेत्र रोग, नेत्र लेंस स्वरूप कैसा हो जाता है? मोतियाबिंद के रोग में नेत्र लेंस का स्वरूप हो जाता है अपारदर्शी। मोतियाबिंद में नेत्र लेंस का स्वरूप कैसा हो जाता है? अपारदर्शी। अगला क्वेश्चन, ट्रकोमा रोग, ठीक है, आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो कार्निया। ट्रकोमा रोग में आंख का भाग कौन सा प्रभावित होता है? कार्निया भाग प्रभावित होता है। स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? ये रासायनिक संवेदना है। स्वाद रासायनिक संवेदना है।
नदी अंधता, रिवर ब्लाइंडनेस क्या है, मतलब इसका क्या कारण है? डांस अथवा नेट कीट से होता है। ये नदी अंधता किस कारण होता है? डांस अथवा नेट कीट से होता है। एथलीट्स फुट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। एथलीट फुट्स किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा। ठीक है। सोरिएसिस किस अंग की बीमारी है? त्वचा की। सोरिएसिस किस अंग की बीमारी है? त्वचा की है। अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथ मनुष्य में कब सक्रिय होती है? अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथ मनुष्य में कब होती है? जन्म के 4 महीने बाद ना। जब तक ये ग्रंथ नहीं आएगी तो बच्चा जब रोएगा तो उसके आंसू से आंखों नहीं आएगा। तो अश्रु या लैक्राइमल ग्रंथ जन्म के 4 माह बाद सक्रिय हो जाती है। सलकाओं में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? रेटिनिन। रेटिनिन। सलकाओं में, रोड्स में कौन सी पिगमेंट पाई जाती है? रेटिनिन। रेटिनिन। आंतरिक कण का कौन सा भाग श्रवण से संबंधित होता है? कोक्लिया। कोक्लिया। आंतरिक कण का कोक्लिया भाग श्रवण से संबंधित होता है। नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? एपिटेक्सिस। 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 नाक से रुधिर का बहना एपिटेक्सिस कहलाता है। इसको नक्सीर भी बोलते हैं शायद हिंदी में। ठीक है। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वर्णांधता पुरुषों में होती है, स्त्रियों में नहीं। रतौंधी वृद्धों को होती है, युवाओं को नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है, रतौंधी युवाओं को भी हो सकती है और ये सही है। ठीक है। वर्णांधता जो है पुरुषों में होती है, स्त्रियां केवल वाहक होती हैं। तो एक सही है और 2 क्या है? गलत है। पतला। भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बना? तो कोलकाता में। भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बना है? कोलकाता में बना है। मूत्रालय के पास जो मतलब एक गंध आती है तो वो अमोनिया के कारण आती है। मूत्रालय के पास जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? अमोनिया के कारण आती है। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियाँ मूलतः संबंधित हैं ताप नियमन से। ठीक है। जो हम श्वेत मतलब जो पसीना निकलता है वो ताप नियमन में सहायता करती हैं स्तनधारियों में। मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? आँख। ठीक है। ठीक है। ये हानिकारक विकिरणों से सबसे ज़्यादा आँख प्रभावित होती है, सबसे पहले प्रभावित होगी। एनोस्मिया क्या कहते हैं? एनोस्मिया क्या है? ये घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। एनोस्मिया क्या है? घ्राण संवेदना की कमी को कहते हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं अग्नाशय में अप्राण ग्रंथियाँ। अग्नाशय में लैंगरहैंस दीपिका कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय में ही पाई जाती हैं। अग्नाशय में अप्राण ग्रंथियाँ ये होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को रुधिर दाब बहुत कम हो गया हो तो इनमें कौन सा हार्मोन देने पर उसे लाभ होगा? तो एड्रीनैलिन हार्मोन देंगे। अगर रुधिर दाब बहुत कम हो गया है तो उसको एड्रीनैलिन हार्मोन देंगे तो उसको फ़ायदा होगा। एड्रीनैलिन हार्मोन से। ठीक है। किस लक्षण में हार्मोन्स एंजाइम से भिन्न होते हैं? मतलब हार्मोन्स एंजाइमों से कैसे भिन्न होते हैं? ठीक। तो ये सब प्रोटीन नहीं होते हैं। जो हार्मोन है ये प्रोटीन नहीं, ये सब होते हैं प्रोटीन नहीं होते हैं। ठीक है। शरीर में उपस्थित समन्वय तंत्र क्या है? तंत्रिका एवं अंतःस्त्रवी तंत्र। ये समन्वय तंत्र कौन सा शरीर में? तंत्रिका एवं अंतःस्त्रवी तंत्र। अंग जिसमें वृद्धि हार्मोन्स बनता है तो पीयूषकाय है, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है पीयूषकाय में। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या बोलते हैं? रुधिर में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए उसे क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है, एक प्रोटीन होता है। इंसुलिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है रासायनिक रूप से। संकट अवस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? अधिवृक्क से। संकट अवस्था में जीवन रक्षी हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होता है? अधिवक्र से। किससे? अधिवृक्क से। ठीक है। अधिवृक्क से संकटकालीन हार्मोन स्रावित होता है। फिर अगला क्वेश्चन है गोनाडोट्रोपिन। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का स्रावण करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो इसकी है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो स्रावित होता है वो होता है एडिनोहा। एडिनोहा पोएसिस से। एडिनोहा पोफाइसिस से। किससे? एडिनोहा पोफाइसिस से स्रावित होता है एडिनोट्रोपिन हार्मोन्स। भावावेश या संघर्ष या प्लान प्रतिक्रिया के समय इनमें से किसका स्रावण बढ़ जाता है? एड्रीनैलिन का। एड्रीनैलिन का। जैसे भयावेश हो जाओ, संघर्ष कर रहे हो या भागना, ये सब जब क्रियाएँ होती हैं उस समय एड्रीनैलिन का हार्मोन स्रावित हो जाता है, ज़्यादा स्रावित होता है। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। जिगर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के संश्लेषण को प्रेरित करने वाला प्रमुख हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा। इनमें से कौन सी पूर्ण रूप अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष। ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग कौन है? आयोडीन की कमी से तो क्या है? क्रिटिनिज्म हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? क्रिटिनिज्म। इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ। रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है? अधिवृक्क ग्रंथियाँ करती हैं।
वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? ये सारे कार्य करता है। क्या? धमनियों का सिकुड़ना, वक्र नलिकाओं में जल के पुनरवशोषण को बढ़ाना, रक्तदाब को बढ़ाना, ये वैसोप्रेसिन का कार्य है। धमनियों का सिकुड़ना, धमनियों को सिकुड़ना, वक्र नलिकाओं में जल के पुनरावशोषण को बढ़ावा देना और रक्तदाब को बढ़ाना, ये सब वैसोप्रेसिन का कार्य है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव करने वाली रचना क्या है? कार्पस ल्यूटियम अंडाशय में होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ होता है? कार्पस ल्यूटियम, जिसे अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय में। पैराथार्मोन का कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। पैराथार्मोन्स क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस। हार्मोन्स कहते हैं रासायनिक दूतों को, हार्मोन्स कहते हैं रासायनिक दूतों को। ठीक है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां खाई जाती हैं? एस्ट्रोजन की। गर्भ निरोधक जो गोलियां खाते हैं वो किस हार्मोन की बनी होती हैं? एस्ट्रोजन की। गर्भाधारण में सहायक हार्मोन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन। गर्भाधारण में सहायक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। इनमें से कौन सा अंग हार्मोन्स का स्राव नहीं करता है? प्लीहा एवं जिगर। हार्मोन्स का स्राव नहीं करते हैं प्लीहा एवं जिगर। पीयूष ग्रंथि के अल्प स्राव से होने वाला रोग कौन सा? डायबिटीज इंसिपिडिस। डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाता है। अगर पीयूष ग्रंथि अल्प मात्रा में हार्मोन का स्रावण करेगी तो डायबिटीज इंसिपिडिस हो जाएगा। डायबिटीज इंसिपिडिस रोग हो जाएगा। इंसिपिडस रोग, इंसिपिडस रोग हो जाएगा। ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाएगा अगर पीयूष ग्रंथि हार्मोन का स्रावण कम कर दे। उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? थायराइड के द्वारा। उपापचयी दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? थायराइड के द्वारा। थायराइड ग्रंथि के अल्प स्रावण से वयस्क में होने वाला रोग कौन सा है? मिक्सिडीमा। अगर थायराइड ग्रंथि अल्प स्रावण करे तो कौन सा रोग होगा? मिक्सिडीमा। एडिशन का रोग किससे संबंधित होता है? एड्रीनल कार्टेक्स से। एडिशन का रोग संबंधित होता है एड्रीनल कार्टेक्स से। दूध ग्रंथियों को दुग्ध स्रावण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन। दूध ग्रंथियों को दूध के स्रावण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन प्रोलैक्टिन। इनमें कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है? एड्रीनल मेडुला। एड्रीनल मेडुला पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती। ये होती हैं एड्रीनल कार्टेक्स, थायराइड, वर्षण होती हैं, लेकिन एड्रीनल मेडुला नहीं होती। ये भी मतलब जो चीज़ क्वेश्चन हमेशा भी जो नहीं होता वो भी याद करना चाहिए। जैसे दूसरी सूची में राष्ट्रपति की शपथ नहीं है, राज्यपाल की शपथ नहीं है, वो नहीं भी कभी पूछ देता है नहीं वाला। तो इसलिए पीयूष ग्रंथि किसका नियंत्रण नहीं करती? तो एड्रीनल मेडुला का नियंत्रण नहीं करती है। हार्मोन जो पित्ताशय को सिकुड़ता है? सिक्रीटीन। सिक्रीटीन। हार्मोन जो पित्ताशय को सिकुड़ता है? सिक्रीटीन। किस सेट के रोग हार्मोन्स के अधिक स्रावण से होते हैं? किस सेट के रोग, ठीक है, हार्मोन्स के अधिक स्रावण से होते हैं? तो अग्रतिकायता, नेत्रोत्सेंधी तथा गलकंड। ठीक है। अगर हार्मोन ज़्यादा हो जाए ना तो ये अग्रातिकायता हो जाता है, अग्रातिकायता होता है, नेत्रोत्सेंधी हो जाता है, गलकंड, ये सब रोग हो जाते हैं। हम तो अधिक स्रावण से होते हैं। किसी का हार्मोन ज़्यादा स्रावण हुआ तो अग्रातिकायता, नेत्रोत्सेंधी और गलकंड रोग हो जाते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, भीम कायता एवं अग्रातिकायता किस के कारण होता है? पिट्यूरी के अतिश्रावण से। ठीक है। क्योंकि अभी पढ़े थे अग्रातिकायता अगर ज़्यादा श्रावण हो जाए किसी हार्मोन का तो किसके से? ये भीम कायता, अग्रातिकायता पिट्यूटरी के अतिश्रावण से हो जाता है। पिट्यूटरी के अतिश्रावण से हो जाता है। ग्लूकैगान के अतिश्रावण से कौन सा रोग होता है? ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया। ग्लूकैगान अगर ज़्यादा स्रावण हो जाए, इसका ज़्यादा अधिक स्रावित हो जाए ग्लूकैगान तो ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। ग्लाइकोसूरिया हो जाएगा। स्टेरॉइड हार्मोन्स की आणविक संरचना लगभग किसकी आणविक संरचना जैसी होती है? तो कोलेस्ट्रॉल जैसी। स्टेरॉइड की आणविक संरचना जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल जैसी होती है, स्टेरॉइड हार्मोन्स की। रजो निवृत्ति में मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है? FSH का। FSH का। रजो निवृत्ति से मूत्र में किसका अधिक उत्सर्जन होने लगता है? FSH का। FSH का। एंजाइमों एवं हार्मोन्स में एक प्रमुख समानता है, दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम आते हैं। एंजाइम और हार्मोन में क्या समानता है? दोनों सूक्ष्म मात्रा में काम में आते हैं। ठीक है। न्यूरोहाइपोफाइसिस में होते हैं ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन। हाइपोफाइसिस में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन एवं वैसोप्रेसिन होता है। वैसोप्रेसिन होता है। स्त्री में गर्भधान हो जाए तो कौन से हार्मोन का स्रावण होता है? कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन का। कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन का। स्त्री में अगर गर्भाधान हो जाए तो ये कोरियोनल गोनाडोट्रोपिन
प्रोटीन का स्रावण होता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। निम्नलिखित में हार्मोन्स में कौन हार्मोन्स जो मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के उत्तरदायी हैं? वो एस्ट्रोजन है। मादा के द्वितीयक लक्षणों के उत्तरदायी हार्मोन एस्ट्रोजन। स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? शरीर की प्रतिरक्षा से। स्तनधारियों में थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित होती है? शरीर की प्रतिरक्षा से। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? पैराथायराइड में। शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार हार्मोन किस ग्रंथि में स्रावित होता है? पैराथायराइड में। पैराथायराइड में। अगला क्वेश्चन देखे हैं, ये है मिलाना है तो ऊतक में। उदक में क्या होता है? विसोप्रेसिन हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। उदक में विसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। यूरेमिया जो होता है, रुधिर में यूरिया की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाए तो यूरेमिया हो जाता है। इंसुलिन क्या होता है? रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला है। प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? अल्प स्रावन से गर्भावस्था में गर्भपात हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कम हो, ठीक है, तो गर्भावस्था में क्या हो जाएगा? गर्भपात हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन कम हो तो अगर गर्भवती स्त्री है तो उसका गर्भपात हो जाएगा। ठीक है। नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षणों में पाए जाने वाले व्यक्तियों को कहा जाता है तो पुंजायांगी या गाइनेंड्रोमार्क है। जिसमें मतलब नर एवं मादा दोनों प्रकार के लैंगिक लक्षण पाए जाएं किसी व्यक्ति में तो उसको क्या कहेंगे हम? पुंजायांगी या गाइनेंड्रोमार्क। ठीक है, याद रखना। अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी जीवाणुओं का उपयोग किसके उत्पादन हेतु किया जाता है? मानव इंसुलिन के। अनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकी जीवाणुओं का उपयोग किसके उत्पादन हेतु किया जाता है? मानव इंसुलिन के। फिर मिलाने वाला अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करने के लिए। विटामिन कैरोटीन है, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन क्या है तुम्हारा? केरेटिन है। प्रोटीन केरेटिन है, विटामिन कैरोटीन है, एंजाइम पेप्सिन है, हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ? वृषण में होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। जब नर व मादा बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो लैंगिक द्विरूपता, तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। जब नर व मादा को बाह्य लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। जब नर एवं मादा को बाह्य लक्षणों से पहचाना जा सकता है तो इसको लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। नर में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। नर में गौण तो नर में गौण लक्षण कौन उत्पन्न करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। महिलाओं में आवर्तक चक्र कितने दिनों का होता है? 28 दिन का लगभग। आवर्तक चक्र जो है आवर्तक चक्र, ठीक है, जो मासिक धर्म आता है, मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो 28 दिन का। नर में परिवार नियोजन हेतु प्रयुक्त होता है वेस्क्टोमी। नर में परिवार नियोजन के लिए प्रयोग होता है वेस्क्टोमी। केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि केवल नर में पाई जाती है। रजोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि कौन है? ये पीयूष ग्रंथि। रजोचक्र का नियमन करने वाली ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। सिफिलिस रोग का रोगजनक है ट्रेपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस रोग का रोगजनक है ट्रेपोनेमा पैलिडम। मनुष्य है जरायुज। अस्थायी परिवार नियोजन की विधि है कापर्टी। परिवार नियोजन की यांत्रिक विधियां इनमें सभी हैं, निरोध, डायफ्राम, कापर्टी। शरीर में ग्रेफियन पुट्टिकाएं कहाँ स्थित होती हैं? स्त्री के अंडाशय में। शरीर में ग्रेफियन पुट्टिकाएं कहाँ हैं? स्त्री के अंडाशय में। अनिषेकजन, ठीक है, क्रिया में क्या अंतर होता है? क्या होता है अनिषेकजन में? क्रिया में क्या होता है? इसमें बिना निषेचन के अंडे में विदलन होता है। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा। प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? विखंडन के द्वारा होता है। फिर है माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन की। माहवारी चक्र में पुटिका प्रावस्था कितने दिन की होती है? 10 से 12 दिन की। मादा जनन हार्मोन है एस्ट्रोजन। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन पुटिका के फट जाने पर इनमें से कौन सी रचना बनती है? कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, स्त्रियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात ग्रेफियन पुटिका के फट जाने पर इनमें से कौन सी रचना बनती है? तो कार्पस ल्यूटियम बनती है। स्त्रियों में प्राथमिक रूप से अंडाशय का संबंध होता है
अंडाणुओं के उत्पादन से। स्तनियों में प्राथमिक रूप से अंडाशय का संबंध होता है अंडाणुओं के उत्पादन से। गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। गर्भ निरोधक गोलियां क्या रोकती हैं? अंडोत्सर्ग को रोकती हैं। शुक्रजन में अंतिम रूप से एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। शुक्रजन में अंतिम रूप से एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से बने शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। सूक्ष्म कोशिकाएं जो परिवर्धित अंडों से उनके परिपक्वन के समय पृथक हो जाते हैं क्या कहलाती हैं? लोपिकाएं। निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। निम्न से कौन सा अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ग्रेफिन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? पुटिका प्रेरक हार्मोन। ग्रेफियन पुटिका का परिपक्वन निम्न में से किस हार्मोन के प्रभाव से होता है? पुटिका प्रेरक हार्मोन। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाले अंतःस्रावी रचना कौन सी है? कार्पस एल्बिक। स्तनियों में अंडोत्सर्ग के पश्चात बनने वाली अंतःस्रावी रचना कौन सी है? कार्पस एल्बिक। ठीक है। इनमें से किस अंग में स्तनधारियों में अंडाणु का निषेचन होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। वसण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? सर्टोली की कोशिकाएं। वसण में पुरुष जनन हार्मोन का निर्माण करने वाली कौन सी कोशिकाएं? सर्टोली कोशिकाएं। शुक्राणु का पूर्ण परिपक्वन निम्न से कहाँ होता है? एपिडीडाइमिस में। शुक्राणु का पूर्ण परिपक्वन कहाँ होता है? एपिडीडाइमिस में। स्तनियों में वसण एक लचीली रज्जु द्वारा वसण कोश के पश्च तल पर जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? स्पेमेंटिक कार्ड कहते हैं। स्तनियों में वसण एक लचीली रज्जु द्वारा वसण कोश से पश्च तल पर जुड़ा होता है, इसे क्या कहते हैं? स्पेमेंटिक कार्ड कहते हैं। सोचिए, अब मिलाना है इसको। ग्राफियन पुटिकाएं क्या हैं? अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों की तरह दिखाई देती हैं ये। शुक्रजन नलिकाएं क्या? शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। फैलोपियन नलिकाएं क्या है? अंडवाहिनी का प्रारंभिक कुंडलित भाग है ये। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या है? ये मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करता है। ठीक है। फिर मिलाना है। पेरिनियल ग्रंथियाँ क्या हैं? ये गोदा एवं जनन छिद्र के बीच स्थित ग्रंथियाँ हैं। ठीक है। और पेरिनियल ग्रंथियाँ गोदा एवं जनन छिद्र के बीच स्थित ग्रंथियाँ हैं। और बर्थोलियन ग्रंथियाँ योनि के पार्श्व में स्थित एक जोड़ी ग्रंथियाँ हैं। क्लाइटोरिस भग के ऊपरी ओर स्थित छोटी सी घुंडीनुमा रचना है। लैंडिंग कोशिकाएं अंतःस्रावी कोशिकाएं हैं। लाने वाला हो गया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन किसके होता है? कार्पस ल्यूटियम के द्वारा। अनेक स्तनियों में वसण उदर गुहा के बाहर वसण कोशों में होते हैं, क्योंकि शुक्रजन देह ताप से कम ताप पर होता है। वसण क्या मनुष्य में बाहर लटकते हैं, तो वो क्यों होता है? क्योंकि शुक्रजन देह ताप से कम ताप पर होता है। भ्रूण को एमियोन एवं एमियोटिक द्रव किससे बचाता है? झटकों से। भ्रूण को एमियोन एवं एमिनियोटिक द्रव्य किससे बचाता है? झटकों से बचाता है। ठीक है। टेस्ट ट्यूब शिशु किस लिए होता है? निषेचन के लिए क्या होता है? निषेचन शरीर के बाहर होता है। टेस्ट ट्यूब के लिए निषेचन शरीर के बाहर होता है। एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। एड्स रोग के निदान में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग का। एड्स रोग में प्रयोग की जाने वाली महत्वपूर्ण दवा कौन सी है? इनमें सभी हैं। एजेटडी है, जीडोब्यूटाइन है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी है। एजेटडी है, ट्रिपल ड्रग थेरेपी है, जीडोब्यूटाइन। ये सभी एड्स के रोग में प्रयोग होते हैं। सूजाक रोग का संक्रमण किसके कारण होता है? जीवाणु के द्वारा। सूजाक रोग का संक्रमण जीवाणु के कारण। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं 1 से 2 दिनों के लिए। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं कितने दिनों के लिए? 1 से 2 दिनों के लिए। श्वासोच्छ्वास में व्यय होता है रासायनिक ऊर्जा का। श्वासोच्छ्वास में व्यय होता है रासायनिक ऊर्जा का। ठीक है। शोषण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है एटीपी अणु में। शोषण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का संचय होता है एटीपी अणु में। देखो, शोषण में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा होती है लगभग 4%। शोषण में बाहर निकली वायु में CO2 की मात्रा होती है लगभग 4%। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग 17%। ठीक है। श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन होती है लगभग 17%। फुफ्फुसों को कोशिकाओं की संख्या होती है। फुफ्फुसों में कोशिकाओं की संख्या होती है 30 करोड़। फुफ्फुसों में कोशिकाओं की संख्या होती है लगभग 30 करोड़।
ठीक है। फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है हृदय के दाहिने निलय से। फुफ्फुसों में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आता है हृदय के दाहिने निलय से। फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है फुफ्फुस सिरा बाएं अलिंद को। फुफ्फुस से ऑक्सीजन युक्त रुधिर ले जाती है फुफ्फुसी सिरा बाएं अलिंद को। देखो सिराओं में हमेशा जो है अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन जो ये फुफ्फुसी सिरा है इसमें शुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि ये हृदय से फेफड़े से शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं अलिंद में ले जाती है। और धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन ये एक धमनी होती है, ठीक है, जो क्या करती है हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है, उसमें जो है तुम्हारा अशुद्ध रक्त बहता है। प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है एडीपी से एटीपी, इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है। एडीपी से अगर एटीपी बना तो इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, बाकी सब में एटीपी से एडीपी बन रहा तो ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। फेफड़ों में रुधिर एवं कोष्ठी वायु के बीच गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सामान्य विसरण के द्वारा। फेफड़ों में रुधिर एवं कोष्ठकीय वायु के बीच गैसीय विनिमय किस प्रक्रिया द्वारा होता है? सामान्य विसरण के द्वारा। जब ग्लूकोज का किण्वन इस द्वारा होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? इथेनॉल और CO2। जब ग्लूकोज का किण्वन इष्ट द्वारा होता है तो अंतिम उत्पाद क्या बनता है? इथेनॉल और CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की इसकी तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा होती है लगभग 200 गुना अधिक। 200 गुना अधिक होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का विषैला प्रभाव इसलिए होता है कि हीमोग्लोबिन से जुड़ने की इसकी तत्परता ऑक्सीजन की अपेक्षा कितनी होती है? लगभग 200 गुना। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के 2 अणुओं के अतिरिक्त 2 अन्य अणु किसके बनते हैं? वो NADH2 के, ठीक है। एटीपी के अलावा ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी के अलावा 2 अणु और बनते हैं, वो किसके बनते हैं? NADH2 के बनते हैं, ठीक है। ऊर्जा के लिए कोशिकीय ईंधन ये सब हैं। ऊर्जा के लिए जैव रासायनिक जारण, अपचय और अंतःशोषण, ये ऊर्जा के लिए कोशिकीय ईंधन है। अपचय, जैव रासायनिक जारण, अंतःशोषण। फेफड़ों की कुल सामर्थ्य होती है सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग। फेफड़ों की कुल सामर्थ्य कितनी होती है? सजीव सामर्थ्य तथा अवशेष वायु का योग, जिसके जारण में O2 की खपत और CO2 की मुक्ति बराबर होगी ग्लूकोज से। ठीक है, किसके जारण में O2 की खपत और CO2 की मुक्ति बराबर होगी? वो ग्लूकोज के जारण में। फास्फेट बांड ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनती है? कैप्स चक्र में। फास्फेट बांड ऊर्जा की अधिकतम मात्रा किस प्रावस्था में बनती है? कैप्स चक्र में, ठीक है। अवावीय शोषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस की। अवावी शोषण में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस की। कोशिकीय शोषण में ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण जारण से 38 एटीपी अणु निम्न प्रकार से बनते हैं। 2 एटीपी अणु माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तथा 36 इनके भीतर बनते हैं। 2 एटीपी अणु कहाँ बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, और 36 इनके भीतर बनते हैं। वह पदार्थ जो ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ता है एसिटिल कोएंजाइम्स। ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से कौन जोड़ता है? एसिटिल कोएंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोषाद्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस होता है कोषाद्रव्य में। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट होती है 12 से 15 बार। मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है लगभग 12 से 15 बार मानव में, ठीक है। श्वसन, उसके बाद क्या है? श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? RBC, ठीक है, RBC, ठीक है। RBC क्या करते हैं? श्वसन रुधिर का, ठीक है, श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? तो है RBC करते हैं। अवावी शोषण में पेशी कोशिकाओं के ग्लूकोज को किसमें बदलकर ऊर्जा उत्पादन करती है? लैक्टिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल में करती है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल में करती है। और ये है, देखो इसमें क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना 82 वाला, 382। मानव में श्वास दर क्या है? मानव में श्वास दर, मानव में जो श्वास दर होती है तुम्हारी, ये पूछ रहा है इसमें ना, मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है, प्रति मिनट लगभग 12 से 15 बार, ठीक है। धड़कन नहीं पूछ रहा 72 बार, इसलिए गलत लोग क्वेश्चन कर देते हैं। पूछा भी गया 1998 में। ये मानव में श्वास दर प्रति मिनट होती है लगभग 12 से 15 बार। अवशोषण में रुधिर का कौन सा घटक O2 का अवशोषण करता है? RBC, ठीक है। RBC जो हमारी होती है वो करती है। शोषण में रुधिर का कौन सा घटक O2 का शोषण करता है? तो RBC। अवावी शोषण में पेशी कोशिकाएं ग्लूकोज को किसमें बदलकर ऊर्जा उत्पन्न करती हैं? लैक्टिक अम्ल में, ठीक है, लैक्टिक अम्ल में। फिर ग्लाइकोलाइसिस में अंतर है। ग्लाइकोलाइसिस में अंत में क्या बनता है? ग्लूकोज पारुविक अम्ल में बदलता है। ग्लूकोज पारुविक अम्ल में बदलता है, पारुविक अम्ल में बदलता है। ग्लाइकोलाइसिस अंत में क्या होता है? ग्लूकोज पारुविक अम्ल में बदलता है। सिट्रिक अम्ल चक्र के ऑक्जेलिक अम्ल से मिलने से पहले पारुविक अम्ल किसमें बदलता है? एसीटिल CoA।
सिट्रिक अम्ल के चक्र में ऑक्जेलिक अम्ल से मिलने से पहले पायरुविक अम्ल किसमें बदलता है? एसिटिक COA में। कोशिकाओं में ग्लूकोज के जरण में प्रथम चरण है ग्लाइकोलाइसिस। कोशिकाओं में ग्लूकोज के जरण में प्रथम चरण है ग्लाइकोलाइसिस। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन से सामान्यतः एटीपी कितने अणु बनते हैं? 38। कोशिकाओं में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण विखंडन से सामान्यतः एटीपी कितने अणु बनते हैं? 38। फेफड़ों से जाने वाले रुधिर में सारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीकृत होती है और ऊतकों में पहुंचते ही इसमें से काफ़ी O2 मुक्त हो जाती है, क्योंकि फेफड़ों की तुलना में ऊतकों में O2 का सांद्रण कम और CO2 का सांद्रण अधिक होता है ना। क्या कह रहा है कि फेफड़ों से जाने वाले रुधिर में सारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीकृत होती है और ऊतकों में पहुंचते ही इसमें काफ़ी O2 मुक्त हो जाती है, क्योंकि फेफड़े की तुलना में ऊतकों में O2 का सांद्रण कम और CO2 का सांद्रण अधिक होता है। 1 ग्राम मोल से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा होती है सब में बराबर, चाहे वो गेहूँ की स्टार्च से, चावल की स्टार्च से और आलू की स्टार्च से सबसे अधिक, ठीक, सब में बराबर होती है। मनुष्य के ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त कर सकता है स्टार्च से। मनुष्य को ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है जिन्हें वह प्राप्त कर सकता है स्टार्च से प्राप्त करता है। कार्बोहाइड्रेट का RQ मान होता है, RQ मान किसका होता है? 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का RQ मान 1 होता है। कार्बोहाइड्रेट का RQ मान 1 होता है। मनुष्य में प्रवाही वायु कितनी मिलीलीटर होती है? 500 मिलीलीटर। मनुष्य में प्रवाही वायु कितनी मिलीलीटर होती है? 500। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है लौह एवं तांबा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व कौन सा होता है? लौह एवं तांबा। शोषण कौन करता है? सारी शरीर कोशिकाएं करती हैं शोषण, ठीक है। पहाड़ियों में RBC की संख्या अधिक होती है क्योंकि पहाड़ पर वायु कम संघनित होती है। पहाड़ियों में RBC की संख्या क्या होती है? अधिक होती है क्योंकि वहाँ पर वायु कम संघनित होती है। ऊंचे पहाड़ पर वायु में O2 की कुल मात्रा घट जाती है। ऊंचे पहाड़ पर वायु में O2 की कुल मात्रा क्या हो जाती है? घट जाती है। पारुविक अम्ल में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है 3। पारुविक अम्ल में कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। और ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पारुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में किन कोशिकाओं में बदला जाता है? त्वचा की, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत पारुविक अम्ल को लैक्टिक अम्ल में किन कोशिकाओं में बदला जाता है? त्वचा की कोशिकाओं में। स्तनियों में श्वास दर मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? डायफ्राम के अवतल होने की सीमा पर, ठीक है। स्तनियों में श्वास दर मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? डायफ्राम के अवतल होने की सीमा पर। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख अंतिम उत्पाद क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट तथा मेटाबॉलिज्म के प्रमुख उत्पाद क्या हैं? CO2 पायरुविक अम्ल, CO2 और पायरुविक अम्ल। फिर शोषण में पायरुविक अम्ल O2 की उपस्थिति में ही बनता है। O2 की उपस्थिति में ही बनता है। सामान्य शोषण में प्रत्येक श्वास में अंतः श्वासित एवं उच्चवसित वायु की मात्रा होती है प्रवाही वायु। सामान्य शोषण में प्रत्येक श्वास में अंतः श्वसित एवं उच्चवासित वायु की मात्रा होती है प्रवाही वायु। किस कारण ऊतकों में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता से। किस कारण ऊतकों में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव में जाती है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता से। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कौन सी पेशियों में सबसे अधिक होती है? हृदय की पेशियों में, क्योंकि हृदय बहुत मतलब काम ही करता रहता है, ज़्यादा काम करोगा तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? हृदय की पेशी में। किसके लिए श्वसन भागफल 1 से कम होता है? वसा के लिए। किसके लिए श्वसन भागफल? वो RQ मान 1 से कम होता है। RQ मान 1 से कम होता है वसा के लिए। फुफ्फुस धूलिमयता से वे श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कोयला के खानों में काम करते हैं। फुफ्फुस धूलिमयता के रोग से कौन सा प्रभावित होता है? जो कोयला के खानों में काम करते हैं। देशव्यापी गंभीर तीव्र श्वसन संलक्षण, ठीक है, सार्स, जो बार बार समाचारों में आता था, निम्नलिखित में किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा, वायरस के कारण होता है सार्स, है ना। श्वसन संलक्षण जिसको सार्स बोलते हैं, जैसे सार्स भी कोरोना वायरस का भी था, तो वही विषाणु के कारण होता है। रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? NaHCO3। रक्त में CO2 मुख्यतः किस रूप में वहन की जाती है? NaHCO3 के रूप में। CO2 की सर्वाधिक मात्रा रक्त द्वारा किस रूप में संवहित होती है? बाइकार्बोनेट के रूप में। CO2 की सर्वाधिक मात्रा रक्त में किस रूप में संवहित होती है? बाइकार्बोनेट के रूप में। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। फेफड़ों की कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? 4। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के कितने अणु लगे होते हैं? 4। ग्लूकोज के एक अणु से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल बने तो कुल कितने अणु ATP
का शुद्ध लाभ होता है 4 का। ग्लूकोज के एक अणु से यदि 2 अणु पायरुविक अम्ल के बने तो कुल कितने अणु एटीपी का शुद्ध लाभ होता है? 4 का। अगर ग्लूकोज के अणु से यदि 2 पायरुविक अम्ल के अणु बनते हैं तो 4 एटीपी का लाभ होगा, ध्यान रखना। श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेडुला में। श्वसन केंद्र मेडुला में स्थित होता है। अंग पूर्ण उत्सर्जी अंग है वक्र, जो वक्र है जो पूर्ण उत्सर्जी अंग होता है। यूरिया का संश्लेषण होता है यकृत में। यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में होता है। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत में। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन होता है यकृत में। क्रेब हेंसलीट चक्र है। क्रेब हेंसलीट चक्र क्या है? यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है। यकृत में यूरिया संश्लेषण हेतु होता है, ठीक है। सामान्यतः उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्संद से किसका पूरा पुनरावशोषण हो जाता है? ग्लूकोज का। सामान्यतः उत्सर्जी नलिकाओं में बहते हुए निस्संदन से किसका पुनरावशोषण हो जाता है? ग्लूकोज का। समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं किस संरचना में भाग होती हैं? किस संरचना के भाग होते हैं? नेफ्रॉन की। समीपस्थ एवं दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं किस संरचना की भाग होती हैं? नेफ्रॉन की। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल। कीटों का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल। पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। कीटों का उत्सर्जी पदार्थ, पक्षियों को देखो क्या है? यूरिक अम्ल ही है। कीटों का और पक्षियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? यूरिक अम्ल। जल, पहला क्वेश्चन, जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनरावशोषण मुख्यतः होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। जल आवश्यक लवणों तथा अन्य लाभदायक पदार्थों का पुनरावशोषण मुख्यतः होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका में। हिनले के लूप में इनमें किसका पुनः अवशोषण होता है? जल तथा NaCl का। हिनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो जल और NaCl का। मानव में एडिनिन और ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस पदार्थ के रूप में उत्सर्जित होते हैं? यूरिक अम्ल में। मानव में एडिनिन ग्वानिन के उपापचय के अपशिष्ट किस रूप में उत्सर्जित होते हैं? यूरिक अम्ल के रूप में। मनुष्य का यकृत क्षीण हो जाए तो रुधिर में इनमें से किसकी मात्रा बढ़ने की संभावना होगी? अमोनिया की। अगर यकृत खराब हो जाए, क्षीण हो जाए तो रुधिर में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी। नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ का बहिष्कार होता है उत्सर्जन में। नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थ का बहिष्कार होता है उत्सर्जन में। यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? यूरिया किसके विघटन के उत्पाद से बनता है? अमीनो अम्ल के विघटन से यूरिया बनता है। मानव के वृक्कों में निस्संदन दाब होता है 10 से 15 mmHg। मानव के वक्रों में निस्संदन दाब कितना होता है? 10 से 15 mmHg। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन है? ADH एवं एल्डोस्टिरोन। ADH एवं एल्डोस्टिरोन। डाईयूरेसिस में क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। डाईयूरेसिस में क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त में ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ADH और एल्डोस्टेरिन ही मूत्र नियंत्रक है। अगर ADH हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वक्रों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है मुख्यतः नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी उत्पादों का। वक्रों द्वारा उत्सर्जन में बहिष्कार होता है, मतलब वक्र किसका उत्सर्जन करते हैं? नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी उत्पादों का। वक्र नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। वक्र नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भागों से मुख्यतः किसके आयनों का पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का। पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं ताकि जल की क्षति न हो। पक्षी यूरिकोटिलिक होते हैं ताकि जल की क्षति न हो। किस कारण ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमन संपुट में निस्संदन होता है? तो ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब के कारण। किस कारण ग्लोमेरुलस से रक्त के प्लाज्मा का बोमन संपुट में निस्संदन होता है? ग्लोमेरुलर द्रव स्थैतिक दाब के कारण। यूरिया का संवहन कौन करता है? रुधिर प्लाज्मा करता है। अनिथीन चक्र का संबंध किससे होता है? उत्सर्जन से। अनिथीन चक्र का संबंध किससे होता है? उत्सर्जन। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन होता है? अमोनिया होता है। सबसे अधिक विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा होता है? अमोनिया। हिनले के लूप में होता है ग्लोमेरुलर निस्संदन। हिनले के लूप में होता है ग्लोमेरुलर निस्संदन। रुधिर का परा निस्संदन होता है बोमन संपुटों में। रुधिर का परा निस्संदन होता है बोमन संपुटों में। रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं? यूरेमिया। रक्त में यूरिया की बढ़ने की मात्रा को यूरेमिया। वक्र की सृजनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। वृक्क की सृजनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका कितना जल अवशोषित करती है? 75%।
नेफ्रॉन की समीपस्थ कुंडलित नलिका कितना जल अवशोषित करती है? 75%। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब कितना करता है? लगभग 1.5 लीटर। एक स्वस्थ मनुष्य जो है दिन भर में 1.5 लीटर पेशाब करता है। ठीक है। फिर चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा किस कारण बढ़ जाती है? कैफीन के कारण बढ़ जाती है। चाय पीने के बाद अधिक मूत्र की मात्रा कैफीन के कारण बढ़ जाती है। डायबिटीज इंसिपिडस किस के नियंत्रण में होता है? एडीएच के। डायबिटीज इंसिपिडस किसके नियंत्रण में होता है? एडीएच के। वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन क्या है? इरिथ्रोपोटीन। वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन इरिथ्रोपोटीन मनुष्य का वृक्क किससे बनता है? मेटानेफ्रॉस से। मनुष्य का वृक्क किससे बनता है? वृक्क मेटानेफ्रॉस से। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है HDL का स्तर कम कर देता है। HDL का ट्रांस वसा क्या करती है? HDL का स्तर कम कर देती है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? रेडियो सोडियम का ना। ठीक है। रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का। मानव तंत्र में प्रतिआक्सीय कारकों का कार्य क्या होता है? यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होगी? 4000 किलो कैलोरी की। कठोर परिश्रम करने वाले मनुष्य की ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 किलो कैलोरी की। कथन क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों में गोइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है। तो ये दोनों क्या है तुम्हारा? सही है। इनकी व्याख्या भी सही है ना। पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को एक घेंघा रोग ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर उनको आयोडीन कम मात्रा में मिल पाती है। मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन। मानव रक्त की श्यानता का कारण रक्त में प्रोटीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या करना है? क्या सत्य निकालना है। तो सत्य इसमें कौन सा है तुम्हारा? ये मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। ठीक है, हाँ होना चाहिए। और सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। सही होनी चाहिए। मानव शरीर की कोशिकाएं किसी भी प्रकार से वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती। गलत है। वसा अम्लों का संश्लेषण तो करेंगी किसी भी प्रकार से। आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, वसा में आवश्यक अम्ल न हो, अनुपस्थित हो तो न्यूनता रोग, कोई ना कोई कमी का रोग तो हो ही जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, 3 गलत है ये। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्न में से किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल के। अगर शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो जाता है तो गठिया अर्थराइटिस रोग होता है। ठीक है, अर्थराइटिस रोग हो जाता है, गठिया रोग कहते हैं। सब अंग्रेजी को शब्दों को हिंदी लिखो तो थोड़ा टफ बन जाते हैं। गठिया रोग अर्थराइटिस हो जाता है अगर जोड़ों में यूरिक अम्ल जमा हो जाए। निम्नलिखित खनिजों में विचार कीजिए। तो इसके आप पूछ रहा है कि पेशियों के संरक्षण के लिए किन की आवश्यकता होती है? तीनों की आवश्यकता होती है, कैल्शियम, लौह और सोडियम। ये लोग क्या करते हैं? पेशियों के संकुचन में मदद करते हैं। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दर्पण प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण। जो दांत वाले डॉक्टर होते हैं दांतों की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? गुर्दे पर। अगर कोई लंबे समय तक व्रत रखता है तो सुन ले भाई, उसे गुर्दे पर प्रभाव पड़ेगा, किडनी खराब होगी। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह क्या है? मैरास्मस। ठीक है, मैरास्मस हो जाता है। प्रोटीन की न्यूनता हो जाए बच्चों में तो मैरास्मस का रोग हो जाता है। निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन B6 है। विटामिन B6 क्या होता है? कोई व्यक्तिगत स्वप्न देखता है तो उसको याद रखने में मदद करता है विटामिन B6। और फिर निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता तो विटामिन A का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दंत क्षय का कारण क्या है? तो दांतों का क्षय किसके कारण होता है? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण। किसके कारण? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण दंतों का क्षय होता है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने उस प्रोटीन की खोज कर ली है जो मस्तिष्क के खतरनाक लोग एल्जाइमर, मतलब इसमें लोग भूलने लगते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा प्रोटीन है? एमाइलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। यही कारण है एल्जाइमर का, एमाइलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। ये 2013 में पूछा भी जा चुका है, फिर आ सकता है। एमिलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन। पेशी थकान के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? लैक्टिक अम्ल बन जाता है, इसलिए हमें थकान होती है। हम आराम कर लेते तो लैक्टिक अम्ल कम हो जाता है तो हमें फिर ऊर्जा मिल जाती है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में।
स्मरण क्षमता सेरिब्रम में कौन सा कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह रोग कवक के कारण होता है। त्वचा का प्रदाह रोग कवक के कारण होता है। अब सूची मिलान करने वाली है। तो देखो, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम में होता है, ठीक है, इसका अस्थि है। ब्रेस्ट बोन का नाम क्या है? स्टर्नम। कॉलर बोन का नाम क्या है? क्लेविकल। नीप कैप का क्या नाम है? पटेला। शोल्डर ब्लेड का नाम है स्केपुला। शोल्डर ब्लेड का नाम स्केपुला। नी कैप का नाम है पटेला। कॉलर बोन का नाम है क्लेविकल और ब्रेस्ट बोन का नाम है स्टर्नम। ये मिल गया तुम्हारा। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जस्ता होती है। इंसुलिन में जस्ता धातु होती है। एंजाइम क्या है? ये प्रोटीन तुम्हारा एंजाइम है। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात निम्न में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? प्रोजेस्टेरोन का, ठीक है। रजोनिवृत्ति के पश्चात स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन का जो है उत्पादन समाप्त हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वह होती है प्रायः छाती के अंदर से मेमरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन, इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी जब कोई की जाती है तो इसमें हम एक रक्त वाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है। वो कौन सी ली जाती है? या तो छाती के अंदर से मेमरी धमनी का प्रयोग करेंगे या हाथ से रेडियल धमनी का प्रयोग करेंगे उसका, या पैर से सेफनस वेन को निकालेंगे, उसको हम करेंगे बाई सर्जरी करेंगे हार्ट की। अस्पताल में निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब होगी? कैथ लैब कहाँ होगी? कार्डियोलॉजी विभाग में। कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में होगी। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तन ब्लेंस में फैलाई जाती है वह क्या है? एट्रापिन, ठीक है। मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तन ब्लेंस से फैलाई जाती है वह है एट्रापिन। एट्रापिन। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है छोटे बच्चों में। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है जिसमें लोगों को निद्रा में बार बार थोड़ी देर के लिए श्वास बाधित होता रहता है। स्लीप एपनिया एक ऐसी निद्रा दोष है, अगर व्यक्ति सो जाए तो उसको नींद में बार बार उसकी श्वास बाधित होगी, तो उसकी सांस रुकेगी तो बार बार जगेगा तो परेशान रहेगा ना। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। चिकित्सीय भाषा में गोल्डन और वही हृदयघात से पीछे भी पड़े, हृदयघात से संबंधित है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता हेतु। बीएमडी परीक्षण किया जाता है अस्थि रंध्रता हेतु, ठीक है। बायोलॉजिकल रिस्फसिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार किया जाता है गठिया वाली सतह का। बायोलॉजिकल रिस्फसिंग एक आधुनिक शल्य चिकित्सा की तकनीक है। इसका गठिया वाली सतह का उपचार करने के लिए प्रयोग करते हैं। मस्तिष्क जिम्मेदार है उपयोग तीनों के लिए। कौन से? सोचने के लिए, हृदय गति के नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। मस्तिष्क ही जिम्मेदार है। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया से। किससे? अगर मनुष्य खाता रहता है उसको ये नहीं पता चल पाता कि अब भोजन नहीं करना चाहिए, मेरा पेट भर गया, तो वो किस बीमारी से पीड़ित है? बुलिमिया से पीड़ित है वो। विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? गेहूँ अंकुर का तेल। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो विटामिन ए से वर्णजानता ये हमारा सुमेलित नहीं है, ठीक है। थायमिन से बेरी, ठीक है। और स्कर्वी अम्ल से स्कर्वी तो हो जाता है स्कर्वी अम्ल से। विटामिन के से रक्त जमना ये भी बीमारी होती है, इससे रतौंधी होती है, वर्णजानता तो ना होती इससे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं? जन्मजात बीमारी है, ये इसका वाहक स्त्रियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो एटीपी से एडीपी बनेगा तो अधिकतम ऊर्जा मिलेगी। एटीपी से एडीपी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन नहीं है। दांतों के निर्माण और अस्थियों के ताकत से ये आयोडीन नहीं है। और विटामिन ए प्रचुर मात्रा में अगर सेब, पपीता, अमरूद और आम, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस में होती है? आम में होती है। मानव गुर्दे में पथरी किसके कारण बनती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण। मानव गुर्दा में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण बनती है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। विटामिन ए भंडारित कहाँ होगा? यकृत में।
निम्नलिखित में कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? एमिनो अम्ल मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है। ठीक है। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है एमाइलोज का। ठीक है। बासमती चावल में एमाइलोज ज़्यादा होता है, इसलिए जब वो पक जाते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह होता है 1200 सीसी। वृक्क से प्रति मिनट कितना रक्त प्रवाहित होता है, मतलब प्रवाह होता है 1200 सीसी। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। एक गिलास पानी पियोगे कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी। भूख में पानी पीने से काम नहीं चलेगा, कुछ खाना पड़ेगा तभी कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, तभी उससे ऊर्जा मिलेगी। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रित रखता है? तो हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है मनुष्य का जो मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग है वो ताप का नियंत्रण करता है। कौन सा भाग? हाइपोथैलेमस ताप का नियंत्रण करता है। कोलेकैल्सिफेरॉल कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का किसका नाम है? विटामिन डी का। कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। किस व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है? तो इसका उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से। जो Hg क्या है? पारा से ना, मरकरी से। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। पहले भी पढ़ चुके हैं कैल्शियम फास्फेट। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सी शरीर में भंडारित नहीं होती है? तो विटामिन सी नहीं भंडारित होती है ना। इसमें यूज करोगे खत्म हो जाएगी। विटामिन सी मनुष्य के शरीर में भंडारित नहीं होती है। और पिट्यूटरी ग्रंथ की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन क्या है? एड्रियोना कार्टिकोट्रॉपिक। पिट्यूटरी ग्रंथ की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन क्या है? एड्रियोना कार्टिकोट्रॉपिक। जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उससे टेट्राप्लेजिया हो गया तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो उसे पक्षघात हो गया है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों में। अगर डॉक्टर किसी को टेट्राप्लेजिया बोलता है कि हो गया है तो उसका आशय है कि उसे पक्षघात हो गया, लेकिन वो कहाँ हुआ है? दोनों हाथ एवं दोनों पैरों में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। ठीक है, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो वो कुछ क्या है? पित्त अम्ल है और लाइपेज है। ठीक है, लाइपेसेज है। इनके ही कारण इसका है क्या कहते हैं तुम्हारे लिपिड्स का पाचन होता है। उसके बाद देखो स्टार्च एक क्या है? पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। ठीक, सम्मिलित नहीं है। एंजाइम तो पेप्सिन सही है, विटामिन बायोटिन सही है, बहुलक आरएनए सही है। हार्मोन कोलेस्ट्रॉल हार्मोन नहीं है तो नुकसान करता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो हृदयाघात आ जाता है, तो हार्मोन नहीं है कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित कथनों पर तो ये डी गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें हमें सही निकालना है। तो पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है। पाचन तंत्र में भोजन की गति अनैच्छिक होती है तो सही है। हृदय स्पंदन का नियंत्रण हमारी इच्छा से क्या दिन है? अरे ये तो साफ साफ गलत है। हृदय स्पंदन हम रोक पाएंगे क्या? ना, धीरा रहते तो अपने आप होता है, कम ज़्यादा होगा तो निपट लेंगे। मस्तिष्क का बायां भाग भाषा संबंधित होता है। ठीक है, मस्तिष्क का बायां भाग भाषा संबंधित है, सही है। मस्तिष्क का दायां भाग संगीत के रसास्वादन से संबंधित है, सही है। ठीक है, दायां भाग संगीत का आनंद लेता है, बायां भाग भाषा से संबंधित है मस्तिष्क का, ये सही है। दूध का रंग का मुख्य पदार्थ क्या है? कैजीन। दूध के रंग का मुख्य पदार्थ क्या है? कैजीन ना। कैजीन दूध के रंग का कारण है। ठीक है। और 1970 में चेचक का अंतिम प्राकृतिक रोगी निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवेदित किया गया था? सोमालिया में। ठीक है, सोमालिया में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों है? तो अग्नाशय। अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों है, अग्नाशय। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी हो जाएगा, क्योंकि चावल खाओगे तो विटामिन बी की कमी हो जाएगी। एंजाइमों के संदर्भ में मतलब चावल अगर पालिश करके खाओगे तो उसमें विटामिन बी की कमी होगी तो उससे बेरी रोग हमारा हो जाएगा। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक, तो दोनों सही है। एंजाइमों के संदर्भ में कि वे जैव उत्प्रेरक हैं, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। ये एंजाइमों के बारे में दोनों सही है। माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? तो लौह, आयरन की कमी होती है। माँ के दूध में संतुलित आहार है, लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, लेकिन माँ के दूध में लौह आयरन की कमी होती है। और सम्मिलित करना है B6 कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो B6 क्या है? धान की चोकर राइस ब्रेन में पाया जाता है। और ये विटामिन ई भी गेहूं के अंकुर के तेल में पाया जाता है। विटामिन के अल्फा
एल्फाल्फा में पाया जाता है, लेकिन B2 कॉड यकृत तेल में इसमें नहीं पाया जाता। यकृत तेल में तो विटामिन ए मिलता है ना, ये गलत है। कारण कथन, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो देखो ये तो सही है, ठीक है कि मतलब अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं और मानव अंग केवल अनिवार्य पोषक तत्वों का संश्लेषण करता है, ये गलत है। ठीक है, केवल अनिवार्य नहीं, कुछ थोड़े बहुत भी कर लेता है। कुछ गैर अनिवार्य भी होते तो भी तो बन जाएंगे अपने आप, तो ये गलत है आर वाला। ठीक है, तो इसका ये सही है। अब ये हो भी कहते हैं सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये सही है, लेकिन ये जो व्याख्या है वो इसकी गलत है। ठीक है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो अमाशय से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाएगा? अमाशय से शुरू हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार है? तो विटामिन के जिम्मेदार है। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और फिर रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो मेट हीमोग्लोबिन के कारण। मेट हीमोग्लोबिन के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है अल्वियोलाई। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण इनसे किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। कथन क्या है इसमें? कथन कारण मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। नहीं, गलत है बिल्कुल। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? तो राइबोफ्लेविन की कमी होगी तो चेलोसिस हो जाएगा, चेलोसिस रोग हो जाएगा। राइबोफ्लेविन की कमी होगी तो चेलोसिस रोग हो जाएगा। बाटुलिज्म क्या है? ये भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। बाटुलिज्म क्या है? भोज्य पदार्थों से होने वाला विषैलापन है। इसका भी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? अंडा। ठीक है, सभी देखो अंडा में क्या है ना, आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है ये अंडा। आवश्यक अमीनो सभी आवश्यक है ना, सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? अंडा है। तो भैया जो अंडा नहीं खाते तुमको खाना चाहिए क्या? 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा। अगर 10 दिनों से अधिक उपवास रखे हो तो लीवर में ग्लूकोज स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, फिर है इसमें कौन से सही पता करना है? प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लाभकारी जाने जाते हैं। हाँ, तो सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अंतर फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। हाँ, ये भी सही है, दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आहार समूह मनुष्य के शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यही जो है आहार समूह अधिकतम ऊर्जा देगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। वसा में सबसे ज़्यादा तुम्हारी ऊर्जा होती है। माता गर्भाशय शिशु RH रक्त प्रकार विसंगत की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH सहित हो और उसका गर्भाशय शिशु भी RH सहित हो, तो ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नाइट्रोजन का मतलब ये देखो, जब एक है ना माता गर्भस्थ शिशु में RH रक्त प्रकार विसंगत की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। RH की समस्या कब होगी? अगर माता में RH नहीं है, माता जो है RH रहित है और पुत्र RH सहित हो जाए, ठीक है, तो उसमें ये RH रक्त विकार की प्रकार मतलब विसंगत समस्या उत्पन्न हो जाएगी। मतलब अगर दोनों निगेटिव मतलब है तो ठीक है, नहीं तो माता भी पॉजिटिव होनी चाहिए तभी होगा RH पॉजिटिव। अगर माता RH निगेटिव है और पुत्र RH पॉजिटिव है तो उसमें ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव किसका नहीं? कार्बोहाइड्रेट का। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है ये मस्तिष्क में। पीयूष जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, ये कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। प्रजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजैविक जीवाणु और ईस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। नहीं, नैसर्गिक रूप से पाए भी जाते, थोड़े बहुत पाए जाते, तो ये गलत है। प्रजैविक दूध शर्करा के पाचन में सहायक होते हैं, ये सही है, एकदम सही है। फिर आदान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH में भी संगत होना चाहिए। ठीक है, ये RH ना
अब जैसे अब रक्त जब हम देते हैं एक दूसरे को तो उनका ब्लड ग्रुप तो चेक ही किया जाता है, साथ में RH कारक भी चेक करना चाहिए कि कहीं पॉजिटिव या नेगेटिव आपस में मैच मतलब ना मिल जाए तो खतरा हो जाएगा, तो RH कारक भी चेक करना चाहिए। तो ये हमारे 2 पार्टों में 537 क्वेश्चनों को हमें प्रैक्टिस कर लिया। ये सब मानव के बारे में जो हमारा कुछ रोग होते हैं और उनकी जो जैविक क्रियाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ा, ये परीक्षा वाली किताब से पढ़ा। इसी को बार बार देखिए तो 537 क्वेश्चनों में कोई ना कोई परीक्षा में फंस जरूर जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप परीक्षा वाली की जीव विज्ञान किताब पढ़िए, उससे अच्छा जीव विज्ञान के लिए कोई स्रोत नहीं है। 100% पढ़ो और आगे बढ़ो, बार बार रिविजन करो। जय हिंद, जय भारत।